साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कपड़ा मंत्रालय के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, स्थानीय कारीगरों और घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मिलेगी मदद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मनाया अपना 93वां स्थापना दिवस। कोरोना की वजह से कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने वाले वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों को जोड़ा गया डिजिटल माध्यम से। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत के चलते आज भारत बना अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन वाला देश। किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया। किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैज्ञानिकों से सीधे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर कर सकेंगे संवाद। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने एनएमसीजी की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड की 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को दी मंजूरी। और अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आईसीएआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। कोरोना की वजह से इस बार कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने वाले वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि वैज्ञानिकों की सराहना की, जिनके कारण आईसीएआर ने पिछले 9 दशकों से अधिक के समय के दौरान देश में कृषि के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान में वैज्ञानिकों के अंशदान और किसानों की कड़ी मेहनत के चलते भारत आज अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन वाला देश बन गया है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान भी फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए देश के किसानों को बधाई दी है। और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। देश में कृषि विकास को गति देने के लिए कृषि मंत्री ने आईसीएआर के योगदान की भी सराहना की। आईसीएआर का फाउंडेशन था। 9 दशक से लगातार देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान करने का काम आईसीएआर कर रहा है। आपने कृषि को देश की रीढ़ बताया और ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित करने के साथ साथ रोजगार और कई तरह के आयाम स्थापित करने का माध्यम कृषि को आपने माना है। क्या कहेंगे आज इस खास दिन पे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 92 वर्ष पूरे किए हैं और 93वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहा है। किसी भी संस्था के जीवन में इतनी बड़ी यात्रा, वो भी सफलताओं और उपलब्धियों से भरी हो, यह निश्चित रूप से बहुत महत्व रखती है। मैं इस अवसर पर आईसीएआर से जुड़े सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, शिक्षण संस्थानों में कार्यरत विद्वानगण, वैज्ञानिकगण, सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब बात करेंगे ऐप के माध्यम से किसानों को कैसे जागरूक किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया है। किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैज्ञानिकों से सीधे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत परामर्श का लाभ किसान सीधे तौर पर उठा सकते हैं। इसके साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में किसान सारथी काम करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसान सीधे तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके के संबंधित वैज्ञानिकों, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं।
और अब बात करेंगे, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कपड़ा मंत्रालय के साथ एक समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के तहत की गई पहलों की गहन समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय कारीगरों और घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कपड़ा क्षेत्र में काफी संभावना है और इसे नवाचार, नवीनतम तकनीक और सुविधा का उपयोग करके इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। कपड़ा भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। इसके अलावा भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। और ऊर्जा परिवर्तन में भारत दुनिया में अग्रणी है। विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में अग्रणी बनकर उभरा है। इसके साथ साथ हरित ऊर्जा की सुगमता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा परिवर्तन में भारत दुनिया में अग्रणी है। विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है भारत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में अग्रणी बनकर उभरा है, बिजली मंत्री ने कहा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरित ऊर्जा की सुगमता के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा को अपनाने में भारत दुनिया में अग्रणी बनकर उभरा, यानी कि सबसे आगे है। नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता की ओर भारत एक सार्थक कदम बढ़ा रहा है। सेल्फ रिलायंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेमिनार में मंत्री ने अपने ये विचार व्यक्त किए थे कि नवीकरणीय ऊर्जा में जो देश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब देखते हैं कि देश भर की मंडियों का कैसा है हाल। इन दिनों मोटे अनाज की बुआई पीछे चल रही है। ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के रकबे में कमी आई है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 9 जुलाई तक देश भर में 73,07,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 88,21,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो देश भर में मक्का की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,35,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 9 जुलाई तक देश भर में 49,28,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 52,94,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव इस प्रकार रहे। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में 15 जुलाई को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,300 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,350 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में 40 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 जुलाई को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,500 रुपए, जो 15 जुलाई को 1,540 रुपए था, जबकि राज्य की ही हाथरस मंडी में पीली मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 15 जुलाई को पीली मक्का का भाव था 1,500 रुपए, जो 16 जुलाई को 50 रुपए चढ़कर 1,550 रुपए पर आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव इस प्रकार रहे। गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,930 रुपए। कासगंज मंडी में भाव रहा 1,530 रुपए। संडीला मंडी में पीली मक्का 1,515 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,530 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। उड़द की बुआई की बात करें तो इस साल देश भर में उड़द की बुआई चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले 22,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 9 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 12,75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है।
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 12,53,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 23,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द के भाव में नरमी दर्ज की गई। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 15 जुलाई को उड़द का भाव रहा 5,990 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 640 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,350 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की राजकोट मंडी में देसी उड़द के सौदों में 375 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 16 जुलाई को यहां देसी उड़द का भाव रहा 5,750 रुपए, जो 15 जुलाई को 6,125 रुपए था। केरल की अरूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 जुलाई को उड़द बिना किसी उतार चढ़ाव के 7,900 रुपए पर बिकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 15 जुलाई को उड़द का भाव था 8,200 रुपए। 16 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव इस प्रकार रहे। बदायूं मंडी में उड़द का भाव रहा 8,010 रुपए, बलरामपुर मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए, मेहरौनी मंडी में उड़द 4,600 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही उतरौला मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 7,900 रुपए पर हुए। और अब बात करेंगे जल शक्ति मंत्रालय के बढ़ते कदमों की। जल संरक्षण को लेकर जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है उस पर हम बात करेंगे। 15 जुलाई को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों के अधिकार क्षेत्र के लिए 2 राजपत्र अधिसूचनाएं जारी की हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का प्रयास किया गया। सरकार ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के लिए 2 राजपत्र अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसमें घाटियों के प्रशासन, नियमन, रखरखाव और संचालन के राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। सरकार ने कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों के अधिकार क्षेत्र के लिए जो 2 अधिसूचनाएं जारी कर दी गई ताकि इनका जो रखरखाव है, इनका जो बेहतरीकरण है, इसका जो संचालन है वो पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और जो जल संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले। और इसी के साथ अब बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि एनएमसीजी के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने एनएमसीजी की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। एनएमसीजी की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक उत्तराखंड की 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन नदियों में के प्रदूषित हिस्सों के लिए उत्तराखंड राज्य मिशन के प्रस्तावों को भी एनएमसीजी के तहत मंजूरी मिली है। एनएमसीजी की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक उत्तराखंड की जो 6 प्रदूषित नदियां हैं उनको मंजूरी दी गई। अब इसके तहत उस पर काम किया जाएगा, उनको स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाएगा। परियोजनाओं के तहत इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन और 6 एसटीपी का कार्य भी शामिल है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 199.36 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजना है। परियोजनाओं के तहत इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 17 नालों में बहने वाली पानी को रोककर 6 एसटीपी की ओर परिवर्तित किया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं साफ जल का बनाने का प्रयास किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने ये सभी जानकारी दी है कि 6 प्रदूषित जो नदियां हैं उनको पुनरुद्धार किया जाएगा। इसके साथ साथ उसमें एसटीपी जो वो भी लगेंगे ताकि जो पानी है, जो जल है, उसको स्वच्छ बनाया जा सके। और अब बात करेंगे कपड़े के विस्तार की। केंद्रीय कैबिनेट ने वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत कपड़ा निर्यातकों के लिए केंद्र और राज्यों के टैक्स में छूट योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई। इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बुधवार को कपड़ा निर्यातकों के लिए बड़ा फैसला लिया। कपड़ा निर्यातकों के लिए राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों में छूट की योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इससे कपड़ा निर्यातकों को उनके निर्यात पर केंद्रीय और राज्य करों पर छूट पहले की ही तरह मिलती रहेगी। इस पहल का मकसद श्रम गहन कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है। We are very grateful to Honorable Prime Minister of India for sanctioning ROTCL for us. It's a great help because our industry employs more than 18 million people directly and another maybe 18 million indirectly. This will help us
to compete with our neighboring countries, especially who are all enjoying that duty-free status. They announced for policies for 3 years, so we can cost our product well in advance and we can maintain the prices for next 3 years. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इस योजना को जारी रखने को मिली मंजूरी से निर्यात और रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी। इसका सबसे बड़ा जो फायदा जाएगा वो हमारे श्रमिक जो वर्कर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें महिलाएं, यंग बच्चे जितने भी स्कूल कॉलेज से आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार का अवसर बहुत बड़े पैमाने पर पैदा होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार का यह फैसला वैश्विक बाजार में भारतीय कपड़ों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे डिजिटलीकरण की। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय लगातार यह प्रयास कर रहा है कि सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए ताकि लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बनाया। मैप माई इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सेवा लोगों को उनके आसपास जो है डिजिटलाइजेशन का मदद देगी। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मानचित्र सेवाओं को सक्षम बनाया है। यह सेवा लोगों को उनके आसपास के इलाकों में मंडियों, ब्लड बैंक जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा ताकि लोग सरकारी सुविधाओं का सही तरीके से लाभ उठा सकें। ये शुरू की गई जो मानचित्र सेवा के साथ लोग दृश्य और ध्वनि निर्देशों के माध्यम से भी आसानी से आ जा सकेंगे। MITY ने मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से उमंग ऐप में मानचित्रों को दर्शाया है। शुरू की गई इस मानचित्र सेवा के साथ लोग दृश्य और ध्वनि निर्देशों के साथ आसानी से संपर्क कर सकते हैं। मानचित्र सेवाओं को भी सक्षम बनाया गया है ताकि लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके। जो ऐप है, उमंग ऐप है, इसमें मंडियां हैं, ब्लड बैंक है, आसपास के जो मार्केट है यानी कि जो बाजार है उसकी भी जानकारी दी जाएगी ताकि लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और वैसे भी 2022 तक किसानों का दोगुना करने का प्रयास, जिसमें डिजिटल जो है एक अहम माध्यम साबित होगा। और अब बात करेंगे दिव्यांगों की। कोरोना काल में देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए काफ़ी भी मददगार साबित हो रही है। काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनको बढ़ावा दिया जा सके। ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए समाज में कई लोग खाना जैसी सुविधाएं दे रहे हैं ताकि उनको मदद पहुंचाई जा सके। राशन उपलब्ध करा रहे हैं। इसी क्रम में दिव्यांगों की मदद के लिए अपना घर आश्रम पहुंचकर युवा चेतना मंच ने भी बस्सी में दिव्यांगजनों को फल वितरित करने के साथ साथ अन्य तरह की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सेवा कार्य के दौरान स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि समाज सेवा ही सच्ची सेवा है। हम लोगों ने लोगों तक सहयोग पहुंचाने का प्रयास किया है। युवा चेतना का संकल्प है, कोई भूखा ना रहे, जिनके पास ताकत नहीं है उनको ताकत मिले। इसी का प्रयास युवा चेतना कर रही है। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी प्रकल्प को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज संयुक्त रूप से 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने संयुक्त रूप से स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया। शिक्षक परिवर्तन एजेंट और नवाचार के दूत हैं, ये शिक्षा मंत्री ने कहा। इसके साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने शुभारंभ किया जिसमें 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें जो बच्चों को जो जागरूक किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां वो उपस्थित रहे हैं और इस पर पूरा उन्होंने नजर रखा है कि कैसे स्कूल नवाचार को और बढ़ावा दिया जा सकता है। और वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत के दूसरे संस्करण अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया। वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत के दूसरे संस्करण अक्षय ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के समापन सत्र को संबोधित किया। भारत में आने वाले वर्षों में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा, ये केंद्रीय मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा में भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसके साथ साथ शुरुआती चरणों में जल विद्युत से अब हम पहले ही भविष्य की ओर देख रहे हैं और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकों का कार्य शुरू कर दिया गया। हरित ऊर्जा स्रोतों में हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए 2022-23 का लक्ष्य रखा गया। 21-22 में एक हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन भी शुरू किया जाएगा जिससे बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट पर
मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में दी जा रही गलत जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि दलहन पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2 जुलाई 2021 के आदेश के द्वारा दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट नहीं हटाई गई है और ये लागू है। सरकार राज्यों द्वारा इन आदेशों के कार्यान्वयन पर करीबी रूप से निगरानी रख रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ ये जानकारी भी साझा की है कि क्या उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर स्टॉकिस्ट द्वारा घोषित स्टॉक और दलहन स्टॉक बैंक से लिए गए ऋण या आयातकों द्वारा आयातित मात्रा के बीच मेल नहीं है। राज्यों से स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है। और अब बात करते हैं बागवानी की। बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय ने यह अनुमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। देश में अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन बागवानी उत्पादन है। ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है। कृषि मंत्री ने भी कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के परिश्रम व वैज्ञानिकों के शोध का फल है कि बागवानी आगे बढ़ रही। बागवानी उत्पादन 329.86 मिलियन टन होने का एक अनुमान व्यक्त किया गया है। ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं कि 2019-20 की तुलना में करीब 9.39 मिलियन टन की वृद्धि अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन की अनुमान की जानकारी दी है कि बागवानी फसलें कैसे उनका जो रकबा है बढ़ रहा है। फलों का उत्पादन इस साल 102.76 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो 196.27 मिलियन टन और 4.42% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ने का अनुमान है कि जो रकबा है वो बढ़ा है। इसके साथ साथ सरकार के मुताबिक अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज का उत्पादन इस वर्ष 26.92 मिलियन टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया। इस तरह आलू की बात करें तो आलू का उत्पादन इस वर्ष 53.69 मिलियन टन होने का अनुमान है, यानी कि बढ़ोतरी कहीं ना कहीं दर्शाई गई। हम अगर दूसरी सब्जियों की बात करें, जिसमें टमाटर की हम बात करें तो टमाटर का उत्पादन इस वर्ष 21 मिलियन टन होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार सुगंधित और औषधीय फसलों में 6.11% की भी वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। बागान फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष के 16.12 मिलियन टन से बढ़कर 16.60 मिलियन टन हो गया है। मसालों के उत्पादन की बात करें तो इस वर्ष 10.54 मिलियन टन 3.93% की वृद्धि के साथ उत्पादन का अनुमान व्यक्त किया गया है। और आलू की फसल में लगने वाले झुलसा रोग की पहचान के लिए आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी आधुनिक तकनीक को इजाद किया है जो फसल को बीमारी से बचाने के लिए मददगार साबित होगी। पेश है खास रिपोर्ट। आलू की फसल में लगने वाले रोग की पहचान के लिए आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने कंप्यूटेशनल मॉडल से एक ऐसी एप्लीकेशन का निर्माण किया है जिससे आलू के पत्तों की तस्वीर लेने से ही झुलसा रोग का पता चल जाएगा। आईआईटी मंडी के एसोसिएट प्रोफेसर श्रीकांत श्रीनिवासन ने बताया कि आमतौर पर आलू की फसल ब्लाइट रोग से ग्रसित हो जाती है और यदि समय पर इसकी रोकथाम ना की जाए तो 1 सप्ताह के भीतर पूरी फसल तबाह हो सकती है। उन्होंने बताया कि अब कंप्यूटर और मोबाइल एप्लीकेशन से आलू के पत्तों की तस्वीर अपलोड करने से ही आलू की फसल में रोग है या नहीं इसकी जानकारी मिल जाएगी। It is not easy to access a trained horticultural expert in remote regions who can quickly go to the field, survey and detect the presence of potato blight. If this were possible, then the farmers would be able to apply timely remedies to save their crops. One of the advantages that we now have is with the proliferation of smartphones, it has become easy for farmers to quickly take an image of the plant and detect if there is disease. And even if they detect disease, to be able to identify what is the right disease. श्रीनिवासन ने कहा कि संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा आलू पर किए गए शोध के परिणामों का प्रकाशन प्लांट फिनोमिक्स नामक जर्नल में किया गया है। This is where advanced machine learning and deep learning algorithms come into play, and this is what researchers at the Indian Institute of Technology Mandi, led by my team, have been working on. आलू की फसल को रोग मुक्त बनाने के उद्देश्य से आईआईटी मंडी द्वारा किए गए इस शोध के बाद किसान वर्ग को इस फसल में लगने वाले रोग से निजात मिल सकती है। डीडी न्यूज के लिए मंडी से अंकुश सूद की रिपोर्ट। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।
आय दुगनी, क्या है भारत सरकार की योजना, कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान, औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर।